गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसका जो पहला लेक्चर था उसमें हमने बेसिकली सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था। और इस इंट्रोडक्शन में आपने देखा था कि बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो भी बातें हमें डिस्कस करनी है वो सारी की सारे बातें जो है वो सिमिलर होगी जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं। मतलब पहले लेक्चर में ओनली हमने कंपैरिजन डिस्कस किया था कि कौन सी कंसेप्ट किस कंसेप्ट के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। ठीक है, वो दो कॉलम आपको याद करना है, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्चुअल पार्ट का कोई भी इश्यू नहीं आएगा। जैसे कि हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक्स में जो भी टेंडेंसी है जिसकी वजह से इंटरैक्शन होने वाला है, यहाँ पे चार्ज होता है, यहाँ पे मैग्नेटिज्म होता है, यहाँ पे चार्ज रिप्रेजेंट करने वाले नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस यानी नेचुरली ऑकरिंग पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन है दूसरा इलेक्ट्रॉन है, दोनों के ऊपर बाय बर्थ एक प्रॉपर्टी है जिसको अपन चार्ज बोलते हैं। उसी तरह से मैग्नेटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल एक नेचुरली ऑकरिंग आयन ओर है जिसको अपन बोलते हैं मैग्नेटाइट Fe3O4, या फिर ऑर्स्टेड ने जो हमें बात बोल दी थी उसके ऊपर से हमने और एक तरीका फाइंड कर लिया है, वहां पे टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वहां पे हमें क्या बोलना पड़ेगा कि जैसे चार्ज विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे मैग्नेट नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, दूसरे चार्ज से इसके साथ में इंटरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन होता है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, दूसरे मैग्नेट के साथ या फिर दूसरे करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ में इंटरैक्शन ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रिप्रेजेंट करने वाले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। यहाँ पे देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स था, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया। बस डिफरेंस यही से शुरू हुआ था कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की एक प्रॉपर्टी थोड़ी डिफर करती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से, बाकी ऑल पार्ट सिमिलर था। क्या डिफरेंस था, याद है किसी को? कम ऑन फास्ट। Yes, electric lines of force starts from positive charge and ends on negative charge है, otherwise उनका एग्जिस्टेंस खत्म होता था। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की केस में स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, एंड्स ऑन साउथ पोल, आउटसाइड द मैग्नेट बट इनसाइड द मैग्नेट, स्टार्ट्स फ्रॉम साउथ पोल एंड एंड्स ऑन नॉर्थ पोल, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज्ड लूप ओवल शेप का वो फॉर्म करती है। ये एक बेसिक डिफरेंस था। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था phi equals to EDS cos थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला था phi equals to BDS cos ऑफ थीटा, यानी E रिप्लेस्ड बाय B है। अब E का एंड B का रिलेशन यही से इंट्रोड्यूस हुआ था, यही समझ में आ गया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो करने के लिए जो भी फिजिकल क्वांटिटी जो भी वेक्टर क्वांटिटी अपन यूज करेंगे उसके सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ शो करने के लिए हम वहां पे एक अलग सी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी यूज करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। अगेन उसका काम होगा टू एक्सप्लेन टू रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट। बस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एंड मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट में डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट था वोल्ट मीटर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, बट मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट था वेबर। एसआई में सीजीएस में लेना है तो उसको मैक्सवेल लेना पड़ेगा। एंड देविका क्या रिलेशन था, 1 वेबर इक्वल्स टू कितने मैक्सवेल? देविका 10⁻⁸ मैक्सवेल। नहीं, 1 वेबर इक्वल्स टू 10 टू द पावर प्लस 8 मैक्सवेल एंड 1 मैक्सवेल इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 8 वेबर। ठीक है, फिर आगे जाके हमने मैग्नेटिक इंडक्शन को इंट्रोड्यूस किया था। उसका इंट्रोडक्शन तो हो गया था कि जो काम E करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में वही काम B करता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो उसको इंट्रोड्यूस करते टाइम हमने स्टार्ट में बोला था इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी व्हिच गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट डिनोटेड बाय B गिवन बाय B इक्वल्स टू phi by ds। ये बेसिक फॉर्मूला है उसका, बाकी बहुत सारे फॉर्मूले आगे बढ़ने हमें। और उसके बाद में हमने देखा था इसका एसआई यूनिट क्या होता है, B का एसआई यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एम्पियर मीटर और टेस्ला टेस्ला टेस्ला। एंड ये एसआई यूनिट होने के बाद वहां पे सीजीएस की सिस्टम हमने देखी थी, और मैग्नेटिक इंडक्शन का सीजीएस यूनिट होता है गॉस। तो 1 गॉस मतलब कितने टेस्ला? शुभमकर, आरती, बद्री,
वेरी गुड। 1 गॉस इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, यानी 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू द पावर +4 गॉस। फिर मीडियम के कांस्टेंट आगे थे। एक मैग्नेटिक्स की केस में हम यूज करते परमिएबिलिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की केस में यूज करते अपन परमिटिविटी। दोनों का फॉर्मूला और जो बाकी रिलेशन था वो भी सेम। यहाँ पे इप्सिलॉन इक्वल टू इप्सिलॉन 0 इंटू इप्सिलॉन आर, वहां पे म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन, सॉरी म्यू नॉट इंटू म्यू आर। बस वहां पे म्यू आर कैलकुलेट करने के लिए अपन 1 प्लस काय करते थे। काय का मतलब ससेप्टिबिलिटी, यानी एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू गेट मैग्नेटाइज। फिर वहां पे इप्सिलॉन नॉट था, उसकी वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे म्यू नॉट है, वो भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 वेब अपॉन एम्पियर मीटर, वेबर अपॉन एम्पियर मीटर। इस तरह से हमने ये कंपैरिजन डिस्कस किया था पहले लेक्चर में, और हमारी आइडिया क्लियर हो गई थी कि इस टॉपिक में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हमें जो भी बातें डिस्कस करनी है वो एकदम समझने के लिए, इमेजिन करने के लिए बहुत इजी है, क्योंकि ये सारा कंसेप्चुअल पार्ट हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ज्यादा टाइम देके डिस्कस किया था, प्रिपेयर किया था। यहाँ पे बस उसके सिमिलर टर्म आएगी, नोटेशन अलग होंगे, फॉर्मूले अलग होंगे, बस मीनिंग उनकी सेम रहेगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था ये मैग्नेटिक फील्ड में होता। ये इंट्रोडक्शन के बाद में हमने लास्ट लेक्चर देखा था कि वहां पे 1820 में हमें जो इन्वेंशन, एक डिस्कवरी हुई थी एक्सीडेंटली डन बाय एच.सी. ऑर्स्टेड, दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलेंगे हम, वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन फ्रॉम द हिस्ट्री, जिसने एक्चुअल में हमें एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैग्नेटिक्स ये इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड उसकी वजह से बाय वर्च्यू ऑफ दैट हम इतनी टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। और इस 1820 में ऑर्स्टेड ने जो बोला था उसी को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइन करेंगे? फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर और चार्जेस आर इन मोशन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वही तो बात ऑर्स्टेड ने बोली थी कि जब जब व्हेनेवर करंट विल फ्लो थ्रू द कंडक्टर it will produce magnetic field around it, or whenever charges are in motion it will produce magnetic field around it। ये बात बोलने के बाद सेकंड केस में यहाँ पे ऑर्स्टेड एक्सप्लेन करता है कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, यानी राइट हैंड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ेंगे और हमारा थंब अगर करंट की डायरेक्शन शो करेगा तो जो फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेंगे। अगर सर्कुलर कॉइल है, कल के लेक्चर में देखा था, तो कन्वेंशंस उल्टे करने हैं, करंट के डायरेक्शन शो करेंगे फिंगर्स और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो शो करेगा हमारा थंब। और थर्ड पॉइंट में ऑर्स्टेड बोल रहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें ऑर्स्टेड ने बोली थी, लेकिन वहां पे आगे जाके हम एकदम एक्साइट हो गए, पढ़ने के लिए इंटरेस्ट आ गया, लेकिन फिर मालूम हो गया कि ऑर्स्टेड ने ये तो बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करनी है, प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस हुई है वो कितनी प्रोड्यूस हुई है ये कैलकुलेट करने के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑर्स्टेड ने नहीं दी थी। तो इसके ऊपर वर्क करने के लिए आते हैं अगेन दो लीजेंडरी साइंटिस्ट, दैट इज बायोट एंड सैवर्ट। अपनी लाइफ टाइम वर्क करने के बाद वो क्या करते हैं, कुछ तो रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं जिसको हमारे सामने एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्लेन करता है लैपलेस, इसलिए हम उसको बोलेंगे बायोट-सैवर्ट्स लॉ या फिर लैपलेस लॉ। एंड व्हिच स्टेट्स दैट, ये क्या स्टेट करता है कि बेसिकली हमने कल जो डायग्राम देखी थी एनी शेप का कंडक्टर, ट्राई टू इमेजिन, कल की जो इमेजेस है उनको याद करने का ट्राई करो। एनी शेप का कंडक्टर लेने का पर्पस ही यही था कि कोई भी शेप आ रही है हम इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया कि उस कंडक्टर में से करंट को फ्लो किया था, कितना करंट था I, उस कंडक्टर का एक छोटा सा एलिमेंट लिया था DL, और वहां पे सराउंडिंग में एक पॉइंट लिया था P which is situated at a distance R from the current element DL and which is making an angle of theta with the direction of current element। और वहां पे हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ जो भी मैग्नेटिक इंडक्शन पॉइंट P पे प्रोड्यूस होता है इट इज नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, नंबर 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट, नंबर 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन एलिमेंट एंड लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ एलिमेंट टू द पॉइंट, एंड नंबर 4 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये रिलेशन हमने वहां पे देखा था, और इन सबको कंबाइन करने के बाद इक्वेशन मिला था dB इक्वल्स टू और dB प्रोपोर्शनल टू आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। फिर आगे जो बात अपन 2 साल से करते आ रहे वही की थी,
प्रोपोर्शनलिटी साइन दिखा, उसको निकालने का, कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करने का। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक ही कांस्टेंट था 1/4πε, मैग्नेटिक्स में भी एक ही कांस्टेंट होगा μ0/4π, पुट कर दिया और बायोट-सावर्ट्स लॉ बन गया μ0/4π इनटू आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। फिर उसके वेक्टर फॉर्म के लिए हमने क्या किया, इसको बस r कैप से यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। अब r कैप का फॉर्मूला अगर r वेक्टर बाय r पुट कर देंगे तो वेक्टर फॉर्म हमें मिला था μ0/4π इनटू i इन ब्रैकेट dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r का क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म भी हो गया और ये स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के बाद हमने देखे थे आगे एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशन में क्या आता है कि एक कंडीशन हमने देख ली कि ये जनरल कंडीशन है, तो एक पर्टिकुलर केस में वो कैसे बिहेव करेगा उसको अपन एप्लीकेशन बोलते हैं। तो एप्लीकेशन में हमने सबसे पहले स्ट्रेट कंडक्टर लिया था और स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में हमने देखा था कि अगर पॉइंट इज सिचुएटेड अलोंग द लाइन ऑफ दैट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके एक्सिस के ऊपर, उसके लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर जो मैग्नेटिक इंडक्शन है कितना होता है, कितना होता है मनमोहन? 0। कितना होता है? 0 नहीं याद किसी को? एस नो, आवाज तेरे तो का ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे बायोट-सावर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन के अबाउट। तो वहां पे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वेरियस केसेस पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसको हमने देखा था। जैसे कि उसके एक्सिस के ऊपर अगर है तो मैग्नेटिक इंडक्शन विल बिकम 0। अगर वहां पे दूसरा कोई भी पॉइंट दिया है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में तो उसके ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करने का जनरल फॉर्मूला था B = μ0I/4πd इन ब्रैकेट साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। फिर उसकी हमने स्टैंडर्ड केस देखी थी कि अगर पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, अगर नियर वन ऑफ इट्स एंड है, अगर वहां पे कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट है तो वेरियस केसेस में मैग्नेटिक इंडक्शन कितने होंगे वो सारा पार्ट कल अपन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर चुके थे। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली अगर कोई सर्कुलर आर्क है एंड उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट की वजह से सेंटर पे जो पॉइंट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होने वाली है वो कितनी होगी। तो उसके लिए फॉर्मूला था μ0I/4π इनटू थीटा बाय r। तो जो भी सर्कुलर आर्क का एंगल होगा उसकी वैल्यू हम फाई पे या फिर थीटा की जगह पे पुट करेंगे तो हमें वहां पे बेसिकली जो रिक्वायर्ड आंसर है वो मिलता था। और लास्ट में हमने देखा था मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, और जो मैग्नेटिक इंडक्शन था B = μ0NIA² 2 इन ब्रैकेट A² प्लस x² 3/2। तो वहां पे भी हमने केसेस देखी थी कि अगर x इज मच ग्रेटर देन a होगा तो क्या होगा एंड a इज मच ग्रेटर देन x होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लास्ट 2 लेक्चर में देख चुके हैं और यहाँ पे उससे रिलेटेड जो भी मॉड्यूल में सॉल्व्ड एग्जांपल एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 प्लस कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 था, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सॉल्व्ड इट। जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है एज अर्ली एज पॉसिबल उसको फिनिश करो बिकॉज आगे जाके ये वर्कलोड बढ़ने वाला है। एंड जो लोग रेगुलर वर्क करते हैं मुझे अपडेट्स देते हैं कि सर इतना पार्ट हो गया। जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट होगी बिफोर एग्जाम डाउट्स के लिए तो मैं सिर्फ उनके डाउट्स क्लियर करूंगा जो रेगुलर टाइम टू टाइम अपडेट्स देते थे। सारा रिकॉर्ड मेरे पास होगा व्हाट्सएप पे और जो होमवर्क कंप्लीट करते थे, ठीक आहे ना। नाहीतर काही लोकांना मग सिलेबस संपल्यानंतर जाग येते की सर आता काहीच नाही झालं, त्यावेळी मी त्यांना प्रिपरेशन करायला सांगत नाही, मी त्यावेळी त्यांना सिंपथी देतो, बेटा खूप एफर्ट्स घेतले तू, खूप चांगली गोष्ट आहे, अशीच प्रोग्रेस करत राहा, ठीक आहे ना। तो वो सिंपथी मिल गई मतलब तुमची काउंटिंग नाहीये, तुम्ही कुठल्याच कामाचे नाहीये, त्यावेळी ती सिंपथी असते। आणि जेव्हा मी तुम्हाला ओरडून एखादं हे करावंच लागेल स्ट्रिक्टली सांगतो तेव्हा मला तुमच्याकडून एक्सपेक्टेशन है, ऐसे उसकी मीनिंग होती है। ठीक है, तो क्या करना है आप डिसाइड करो। जो वर्क कर रहे हैं उनको टाइम मिलने वाला है एंड बिफोर एग्जाम ये बातें ज्यादा होती है, तब मेरी रिक्वायरमेंट होती है डाउट्स क्लियर करने के लिए, जो टॉपिक समझ में नहीं आए थे उनको क्लियर करने के लिए। लेकिन अगर पहले से कुछ नहीं किया है तो बाद में मैं भी कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। सो इसको स्टार मार्क करके एकदम नोट डाउन करो। ओके चलो, तो नेक्स्ट पार्ट हमें देखना है कि जो हम कल एंड परसों 2 लेक्चर में देख चुके हैं
वहां पे इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड बायोट-सैवर्ट्स लॉ। अब इससे रिलेटेड जो है हम बायोट-सैवर्ट्स लॉ की जो एप्लीकेशन करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एंड करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उससे रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशन है। कुछ एप्लीकेशन मैं यहाँ पे आज इंट्रोड्यूस करता हूं, कुछ एप्लीकेशन आपको मॉड्यूल में प्रिंट करके कितना मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, कैसे आएगा, वो सारी बातें दी है, आपको उसको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सो नाउ टेल मी कि आपको एक अरेंजमेंट दी है जिसमें ऐसे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर वायर से, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर वायर से, और उनमें से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें से फ्लो होने वाला करंट इस डायरेक्शन में है जिसकी रेडियस आपको दी है R1, एंड इसमें से फ्लो होने वाला करंट भी सेम डायरेक्शन में है जिसकी रेडियस आपको दी है R2। तो आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P ड्यू टू दिस अरेंजमेंट। इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स हर एक एग्जाम में बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखे गए हैं और आते हैं कि दो कॉइल से जिनमें से करंट फ्लो हो रहा है एंड पॉइंट P के ऊपर हमें मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है। तो एकदम सिंपल प्रोसेस है। देखो, अगर पूरी सर्कुलर कॉइल है तो हमें मालूम है, मैं इसको फर्स्ट कॉइल बोलता हूं, इसको सेकंड कॉइल बोलता हूं, तो हमें मालूम है कि मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल अगर फाइंड करना है तो ये होता है V इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन ट्वाइस ऑफ R। अब ये कहां से आ गया, कल इसका फॉर्मूला हमने देखा था। अगर यहाँ पे बोला गया है कि दोनों कॉइल में से फ्लो होने वाला करंट जो है वो डिफरेंट नहीं है, वो सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो V1 के लिए फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट I अपॉन 2 इंटू R1। नाउ टेल मी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन द फर्स्ट कॉइल। फर्स्ट कॉइल में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी एट पॉइंट P, उसकी डायरेक्शन कहां पे होगी। चलो कमेंट फास्ट बोलो, क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल। करंट कैसे फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी थंब आ रहा है आउटवर्ड हमारी तरफ, यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होगी वो आउटवर्ड आएगी, और आउटवर्ड के लिए अपन ये डॉट का साइन यूज करते हैं, मतलब B1 की डायरेक्शन बाहर आ रही है, आउटवर्ड आ रही है। उसी के सिमिलर हम यहाँ पे B2 का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, अगेन फॉर्मूला सेम होगा, बस यहाँ पे रेडियस दूसरी है, तो ये B2 बनेगा म्यू नॉट इंटू I अपॉन ट्वाइस ऑफ R2। अगेन इसकी डायरेक्शन मुझे फाइंड करनी है, सेम केस है, करंट की डायरेक्शन भी सेम है, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी कहां पे आ रही है, आउटवर्ड ही आ रही है। अब यहाँ पे देखो कि पहली वाली कॉइल है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, दूसरी वाली कॉइल है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। ईच मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमारे पास यहाँ पे है, एंड हम डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करके यहाँ पे देख चुके हैं कि बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों भी वेक्टर क्वांटिटीज है, एंड ये अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट होती है तो इनकी वजह से प्रोड्यूस्ड होने वाली नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बी नेट इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2। अब इनकी वैल्यू एज इट इज पुट कर देंगे तो ये क्या बनेगा, म्यू नॉट I अपॉन 2, ये आएगा कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इस तरह से जो भी अरेंजमेंट आपको दी जाएगी, आपको सेपरेटली एक कंडक्टर उसकी मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा कंडक्टर उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, जो कल के लेक्चर में हम फॉर्मूले पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, उसका यूज करके, एंड एट द एंड डायरेक्शन मिलने के बाद अगर सेम डायरेक्शन में तो हम ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इतना ही पार्ट वहां पे रहेगा। है क्लियर सबको ये फर्स्ट एग्जांपल? Yes, sir. चलो नेक्स्ट, अगर आपको इस तरह की एक अरेंजमेंट दी है और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है और बोला है कि यहाँ पे एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन चाहिए, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि गिवन अरेंजमेंट में कंडक्टर है कितने, मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट कंडक्टर है, तीनों में से फ्लो होने वाला करंट सेम है, इसका मतलब एक ही कंडक्टर ऐसे नहीं होगा वहां पे। ठीक है, यहां से यहां तक एक कंडक्टर है, ये सेमी सर्कुलर वायर मतलब सेकंड कंडक्टर है, एंड ये तीसरा कंडक्टर है। ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी आगे का पार्ट आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि जो फर्स्ट कंडक्टर है उसके एक्सिस के ऊपर पॉइंट P है, तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी,
0, क्योंकि कल देखा था हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लाइन के एक्सिस के ऊपर अगर पॉइंट लोकेटेड है तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे 0 होती है। क्लियर? उसी तरह से ये जो थर्ड कंडक्टर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो ये पॉइंट अगेन उसके एक्सिस के ऊपर लोकेटेड है, तो वहां पे फिर से इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम 0। उसके बाद में ये जो सेकंड कंडक्टर है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी उसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू फाई बाय आर। बट यहाँ पे सेमी सर्कुलर कॉइल दी है इसलिए फाई बनेगा इक्वल्स टू पाई। तो यहाँ पे V2 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला मिलता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 टाइम्स ऑफ आर। अब इसकी डायरेक्शन चाहिए, कहां पे होगी डायरेक्शन? यस, कहां पे होगी डायरेक्शन? आउटवर्ड इनवर्ड? देखो करंट कहां पे फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज, तो ये जाएगा इनवर्ड। अब इनवर्ड के लिए डायरेक्शन, इनवर्ड के लिए हम नोटेशन यूज करते हैं क्रॉस वाला। हो गया आंसर। अब यहाँ पे तीनों के एडिशन करनी पड़ती थी अगर सेम डायरेक्शन थी तो, लेकिन B1 एंड B3 तो 0 है, इसका मतलब यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट। उसी तरह से आपको एक एडजस्टमेंट दी है, अरेंजमेंट दी है, और इसमें बोला है कि ये सर्कुलर कॉइल है, लेकिन इसमें जो करंट है वो यहां से आ रहा था और यहाँ पे आने के बाद ऐसे ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। यहां से आने के बाद फिर से एक डायरेक्शन में फ्लो होने लगा जिसकी वैल्यू आई थी। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आई थी और यहाँ पे भी आई थी। तो अब इस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन चाहिए। तो अगेन सर्कल है, सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है, तो वो कितनी रहेगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2r, है ना? कितना होगा आंसर फिर? म्यू नॉट आई अपॉन 2r होगा क्या आंसर? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो अगर पूरा करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता तो हम यहाँ पे लिखते कि नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और उसकी डायरेक्शन डिपेंड करती क्लॉकवाइज करंट या एंटी क्लॉकवाइज करंट है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन देखो, यहां से यहां तक का जो पोर्शन है ए से लेके बी तक का, तो इस पोर्शन में करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, यानी ए से लेके सॉरी यहाँ पे ABC बोलते हैं और ये D लेते हैं। तो ABC के लिए अगर करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इनवर्ड। अगर यहाँ पे बात ADC की करेंगे तो यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी मैग्नेटिक फील्ड आएगी आउटवर्ड। अब यहाँ पे ABC ये भी कौन है? सेमी सर्कल है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी म्यू नॉट आई अपॉन 4r। करंट एंड रेडियस सेम है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी B2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r। यहाँ पे भी करंट एंड रेडियस सेम है। इट मींस व्हाट? यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन Opposite. इसका मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बिकम 0। क्लियर? चलो नेक्स्ट। उसी तरह से आपको बोला है कि एक स्क्वायर है और ये स्क्वायर में से यहां से करंट आ रहा था, एक करंट यहाँ पे जा रहा है, एक करंट यहाँ पे जा रहा है, एंड यहाँ पे जाके फिर से स्प्लिट हो रहा है। तो इस पॉइंट P के ऊपर हमें क्या करनी है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, और हर एक कंडक्टर से ये P का डिस्टेंस जो है वो सेम है A। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले सिंप्लीफाई करने के लिए इसको लेना पड़ेगा फर्स्ट कंडक्टर, ये बनेगा सेकंड कंडक्टर, ये बनेगा थर्ड कंडक्टर, ये बनेगा फोर्थ कंडक्टर। ये क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे? हमारा जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a। कल याद करो, ठीक है? अगर कंडक्टर है उसके सराउंडिंग में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर पॉइंट है तो उसके लिए मैग्नेटिक इंडक्शन होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई d। यहाँ पे d को बस a बोला है।
अब मुझे बोलो ये फर्स्ट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड है, वो कहां पे एक्ट होगी, इनवर्ड या आउटवर्ड? कहां पे एक्ट होगी, इनवर्ड या आउटवर्ड? Inward. इनवर्ड। कैसे? अगर ये थंब करंट की डायरेक्शन में होगा तो फिंगर्स अंदर जा रहे हैं, इनवर्ड है मतलब यहाँ पे आएगा क्रॉस। अब यहाँ पे सेकंड कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड अगर देखेंगे इसकी वजह से, तो करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे कंडक्टर को अगर पकड़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अगेन इनवर्ड। फॉर्मूला तो सेम होगा क्योंकि करंट भी सेम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सेम है, एंड ये मैग्नेटिक फील्ड गई इनवर्ड। उसके बाद में थर्ड कंडक्टर की वजह से यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा अगेन इट विल बी सेम, क्योंकि कंडीशन सेम है, स्ट्रेट कंडक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट है, तो ये बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। अगर करंट अपवर्ड जा रहा है तो राइट हैंड टर्म रूल अप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे आ रही है, आउटवर्ड। ओके, एंड लास्ट केस में अगर देखेंगे यहाँ पे B4, तो यहाँ पे ये फोर्थ वाला कंडक्टर है, इसको अगर ऐसे पकड़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे आ रही है, आउटवर्ड आ रही है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, एंड आउटवर्ड के लिए ये आएगा डॉट। तो हर एक केस में हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन को फाइंड किया है। अगर इन सब की एडिशन करेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो इन दोनों की एडिशन होगी माइनस इन दोनों की एडिशन होगी, यानी सारे मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, एंड इस केस में नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम 0। तो क्लियर है कैसे 0 आ गया, यस नो? पढ़ लगा? चलो नेक्स्ट, आपको एक अरेंजमेंट दी है जिसमें बोला है कि ऐसे एक सर्कुलर कॉइल है, एंड इसमें से एक एंड में से अलोंग टेंजेंट एक कंडक्टर जा रहा है, इसमें से फ्लो होने वाला करंट है I, और हमें इस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस A है, एंड यहाँ पे कॉइल में से फ्लो होने वाला करंट है वो भी आपको I दिया है, मतलब दोनों का करंट सेम है। अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पॉइंट बी के ऊपर, तो एकदम सिंपल केस है। देखो पहले हम क्या करेंगे, ये एक सर्कल को भूल जाएंगे, इसको बोलेंगे फर्स्ट कंडक्टर, ये बनेगा सेकंड कंडक्टर। तो फर्स्ट केस कौन सी है, स्ट्रेट कंडक्टर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर का पॉइंट है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, कल ही देखा था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। नाउ टेल मी इसकी डायरेक्शन, ये स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट पॉइंट पी, इसको अगर राइट हैंड में पकड़ेंगे तो फिंगर्स आ रहे हैं आउटवर्ड, यानी ये रहेगा डॉट। अब सेकंड केस में हम क्या करेंगे, स्ट्रेट कंडक्टर को भूल जाएंगे, और स्ट्रेट कंडक्टर को भूलने के बाद सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, तो हमें मालूम है कि सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर में प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, लेकिन यहाँ पे r की जगह पे लेना है हमें a। अब यहाँ पे कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, तो अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है राइट हैंड थंब रूल से अप्लाई करेंगे, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, थंब जा रहा है इनवर्ड, यानी ये डायरेक्शन होगी क्रॉस। तो दोनों का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है हमारे पास, तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें फाइंड करनी है तो मैं इनका क्या करूं, एडिशन करूं या सब्ट्रैक्शन करूं, क्या करूं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन? Subtraction. सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इनकी सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें यहाँ पे बी नेट बनेगा, मिलेगा B1 माइनस B2। अब B1 माइनस B2 करते टाइम क्या होगा, देखो यहाँ पे भी म्यू नॉट आई अपॉन 2a है, यहाँ पे भी म्यू नॉट अपॉन 2a है, अगर इनको कॉमन लेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2a को, तो यहाँ पे ब्रैकेट में कौन बचा 1/पाई, यहाँ पे कौन बचा -1, लेकिन ये निगेटिव आता है डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो आप इसको 1 माइनस 1/पाई ऐसे भी ले सकते हो, जो बड़ा नंबर है वो पहले ले लो, क्योंकि रिजल्टेंट की डायरेक्शन हम उसी के अलोंग लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है। क्लियर? मतलब अभी मुझे बोलो इन दोनों में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, B1 या B2 का? B2 का, बराबर।
तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी B2 के डायरेक्शन में रहेगी, मतलब ये इनवर्ट जाएगी। क्लियर? V2 नहीं है मनमत्ते, B2 है, B2। क्लियर? पड़ेगा? ओके। नेक्स्ट, उसी तरह की अरेंजमेंट आपको दी है और अरेंजमेंट में आपको बोला है कि यहाँ पे एकदम छोटा सा कट किया है, यहां तक एक कंडक्टर है, यहाँ पे दूसरा कंडक्टर है। अब यहाँ पे पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक इंडक्शन चाहिए और इनमें से इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। नाउ व्हाट टू डू? अब कंडीशन क्या हो गई, देखो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये फर्स्ट कंडक्टर रहेगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये सेकंड कंडक्टर रहेगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये थर्ड कंडक्टर रहेगा। क्लियर? पढ़ लगा? क्लियर? क्लियर? ओके। अब यहाँ पे मुझे बोलो कि फर्स्ट कंडक्टर की सिचुएशन कैसी है? फर्स्ट कंडक्टर की सिचुएशन ऐसी है कि जो पॉइंट है इसके एंड के नियर है, पॉइंट इज कहां पे है? नियर टू वन ऑफ इट्स एंड। एंड अगर नियर टू वन ऑफ इट्स एंड होता है तो उसके लिए फॉर्मूला हमने कल डिराइव किया था, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। यहाँ पे डी की जगह पे हम रेडियस लेंगे जो ए दी है, तो ये बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। अभी मुझे डायरेक्शन बोलो, फर्स्ट कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसकी डायरेक्शन कहां भी होगी? राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग बाहर आने वाली, यानी आउटवर्ड, यानी डॉट। उसी तरह से हम अगर B2 की बात करेंगे, B2 मतलब कौन है? अब दूसरा कंडक्टर है, इसमें भी सेम सिचुएशन है, नियर वन ऑफ इट्स एंड है, यानी ये बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। और यहाँ पे फिर से डायरेक्शन अगर देखेंगे तो ये आउटवर्ड ही आ रही है, मतलब यहाँ पे भी हमें डॉट लेना पड़ेगा। अब आ गई बारी थर्ड की, जहां पे सर्कुलर कॉइल है और उसके सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू आर, लेकिन आर को हमने यहाँ पे ए बोला है। तो यहाँ पे सर्कुलर कॉइल की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे है? अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये है इनवर्ड, मतलब ये चला जाएगा क्रॉस में। यानी कि हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर कैलकुलेट करनी है, बी फॉर नेट, तो उसमें हम क्या करेंगे? B1 एंड B2 को ऐड करेंगे, लेकिन उनमें से B3 सब्सट्रैक्ट होगा। B1 एंड B2 ऐड होगा लेकिन उनमें से B3 सब्सट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर तीनों की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो B3 बड़ा है B1 प्लस B2 से। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि B3 में से ये B1 प्लस B2 सब्सट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम थी और B3 की अपोजिट थी। इनकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2a माइनस, अब इन दोनों की एडिशन करेंगे तो क्या होगा? देखो सब कुछ सेम है, तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, यानी कि यहाँ पे 2 कैंसिल होके ये बनेगा 2। अब मैं यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 2a अगर कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 1 अपॉन पाई। इसका जीरो होता ही है, कौन है? अनुजा जीरो कैसे आएगा बेटा? देखो यहाँ पे पाई की टर्म है, वहां पे पाई नहीं है। अनुजा रिप्लाई करो, अनुजा कैसे जीरो आएगा? देखो मैंने बोर्ड पे सिंप्लीफाई कर दिया है, बाकी लोगों को क्लियर है? अनुजा रिप्लाई कर बेटा एक बार। जीरो नहीं आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a कॉमन लिया तो ये आएगा 1 माइनस 1 अपॉन पाई। किती घे मन मग तुला आवडलं तेवढं घे। अनुजा है क्या? अनुजा ठीक है, चलो बाकी लोगों को है क्लियर? यस नो? काही घेणं नाही, काही पण करा है ना।
चलो नेक्स्ट। तो इस तरह से कोई भी कंडीशन देंगे, किसी भी अरेंजमेंट की डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिखेगी, अजीब बात डरना नहीं उससे, एकदम सिंपल प्रोसेस है। उसमें जो कल हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे वही अप्लाई करने हैं डायरेक्शन के साथ में, एंड बाद में एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होगी। जैसे कि आपको एक अरेंजमेंट इस तरह से दी है और बोला है कि इनमें से इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है P, तो इस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा, जिसके लिए आपको ये A1 डिस्टेंस दिया है और ये A2 डिस्टेंस दिया है। चलो कर सकते हैं फाइंड, कमन फास्ट ट्राई करो, कितने लोगों के आंसर करेक्ट आते हैं देखेंगे अपन। कर रहे क्या ट्राई? यस नो? देखो कंडीशन क्या होगी कि बेसिकली ये कंडक्टर के एंड ये कंडक्टर के ऊपर, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा एंड ये फोर्थ होगा। लेकिन फर्स्ट कंडक्टर एंड सेकंड कंडक्टर इनके एक्सिस के ऊपर ही गिवन पॉइंट है, इसलिए B1 0 होगा, B2 ये भी 0 होगा। उसके बाद में यहाँ पे कौन बचा? 3 एंड 4 बचा। आपको ये एंगल फॉर एग्जांपल दिया है 60 डिग्री। तो अब कंडीशन क्या होगी? थर्ड के लिए हमें सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला लेना पड़ेगा, जो होता है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई इंटू 5/r। यहाँ पे आपको एंगल दिया है 60 एंड ये थर्ड कंडक्टर के लिए रेडियस हमने ली है A2। इसका मतलब ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई होके बनेगा म्यू नॉट I, 5 का मतलब पाई/3, पाई कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये बनेगा 12 इंटू A2। उसी तरह से अगर B4 के लिए सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये भी 12 आएगा, बस A2 की जगह पे आएगा A1। अब दोनों के करंट के ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें चाहिए। तो अगर ये थर्ड का करंट जो है वो अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो थर्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जाएगी इनवर्ड। फोर्थ का जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इसका मतलब ये आएगा आउटवर्ड। तो यहाँ पे A1 एंड A2 के कंपैरिजन में कौन बड़ा है? A1 छोटा है, इसका मतलब B4 बड़ा होगा। तो आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी B नेट इज इक्वल्स टू B4 माइनस B3। इसमें से म्यू नॉट I अपॉन 12 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा? ये आएगा 1 अपॉन A1 माइनस ऑफ 1 अपॉन A2 एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड भी इसी के डायरेक्शन में रहेगी, तो हमें यहाँ पे डॉट लेना पड़ेगा। है क्लियर? तो इस तरह से ये बायोट-सैवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशंस वेरियस अरेंजमेंट में अप्लाई करके हम मैग्नेटिक इंडक्शन को फाइंड कर सकते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि इस अरेंजमेंट के ऊपर कंफर्म क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, हर एक एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे क्लास में हमने जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 से पहले जितने सॉल्व क्वेश्चन है एंड जितने कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 में है, एंड एक टेबल भी दिया है इस तरह की अरेंजमेंट का, आई थिंक वो पेज नंबर आपको दिया है 1.13 पे। तो वो टेबल पूरा फिर से क्रॉस चेक करो, सॉल्व करो। लर्न नहीं करना है, लेकिन हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इस तरह की अरेंजमेंट अगर हमें देंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो उसके ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा फिर? यस नो? यस, ओके, ठीक है। वर्कशीट मिलेगी, लेकिन उससे पहले मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल कंप्लीट करो बेटा, ठीक है ना। वर्कशीट के क्वेश्चन थोड़े सिंपल होते हैं, वो हम लास्ट पार्ट में रिवाइज करने के लिए मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन मॉड्यूल के क्वेश्चन एकदम मस्त है, नेसेसरी है, मस्त है, ले बारी है, ठीक है। तो वो आपको पहले सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे इससे रिलेटेड नेक्स्ट एक पॉइंट आता है, ये एप्लीकेशन है बस, जिसको बोला जाता है हेल्महोल्ट्ज कॉइल। अब ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल मतलब क्या है? ऐसे कोई जनरल पॉइंट नहीं है, एक पर्टिकुलर केस है, पर्टिकुलर एप्लीकेशन में यूज होता है। तो उससे रिलेटेड डेटा अगर आ रहा है क्वेश्चन में, अगर ये वर्ड यूज किया है, तभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज इसका काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल मतलब क्या होता है? इट्स ए स्पेशल टाइप ऑफ सेटअप कंसिस्टिंग ऑफ 2 सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल्स। 4 टाइम्स सी का मतलब क्या होता है? सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल्स having equal radius
and separated by a distance equal to radius. इस अरेंजमेंट को बोला जाता है हेल्महोल्ट्ज कॉइल। इस अरेंजमेंट को देखो, इस तरह से दो कॉइल्स होंगी, दोनों कॉइल की जो रेडियस है वो सेम रहेगी, मतलब इसके लिए ए है तो इसके लिए ए रहेगा, एंड इनके सेंटर के बिटवीन का सेपरेशन ये भी रेडियस के सिमिलर रहेगा, मतलब ए रहेगा। ठीक है, यहाँ पे और एक कंडीशन है कि दोनों कॉइल में से सेम करंट फ्लो होना चाहिए। अब सेम करंट मतलब उस करंट का मैग्नीट्यूड भी सेम, उस करंट की डायरेक्शन भी सेम। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है इसको बोला जाता है हेल्महोल्ट्ज कॉइल। हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या, ये एक अरेंजमेंट है जिसमें दो सर्कुलर कॉइल्स होंगी जिनकी रेडियस इक्वल है और उनके बिटवीन का सेपरेशन जो है वो रेडियस के इतना ही होगा, दोनों में से करंट सेम डायरेक्शन में एंड सेम मैग्नीट्यूड का फ्लो होगा। एंड इस टाइप की जो अरेंजमेंट है हम उसको करते हैं, पढ़ते हैं, यूज करते हैं ओनली टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए उसका मैग्नीट्यूड अगर हमें कांस्टेंट रिक्वायर्ड है, यूनिफॉर्म रिक्वायर्ड है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस तरह की अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, देखो एकदम सिंपल कंडीशन है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो कॉइल होगी वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, पहली वाली कॉइल, तो हमें मालूम है कि वो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे ज्यादा होती है, उसके बाद इस तरह से पैराबोलिक पाथ फॉलो करके कम होती है। सेकंड कॉइल की वजह से भी इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो सेंटर पे मैक्सिमम होगी, बाद में ये कम होगी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये सेंटर है पहला O1, ये दूसरा सेंटर है O2, तो ये यहाँ पे पॉइंट मिलेगा O1, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा O2, और यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा M वाला, जहां पे हम उसको रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, जहां से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये बनेगा a/2 डिस्टेंस, ये बनेगा -a/2 डिस्टेंस, और इस पॉइंट यम के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। इस तरह से 3 पॉइंट हमें मिलते हैं, यहाँ पे A, यहाँ पे A' एंड ये P, तो सॉरी M, तो ये तीनों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सेम होती है, यूनिफॉर्म होती है। मतलब अगर हमें किसी पॉइंट के ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी है तो हम उस पॉइंट को यम पे फॉर्म करेंगे, मतलब ये M इन दोनों के एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे आएगा, और इस मिड पॉइंट के ऊपर जो पोर्शन है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट होती है, उसकी वजह से प्रोड्यूस्ड होने वाली ये मैग्नेटिक फील्ड होती है। बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो यम वाला पॉइंट है वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो यम वाला पॉइंट है जिसको हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला है, वहां पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होता है वो होता है 0.716 म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई अपॉन ए। ये नंबर आपको डायरेक्टली रिमेंबर करने हैं। ठीक है, आया थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपको ये नंबर पूछा जाएगा। एंड जो सेंटर है वहां पे सेंटर के ऊपर मतलब बी एट O1 एज वेल एज बी एट O2 जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी, ठीक है, सेंटर पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होने वाली है उसकी वैल्यू होती है 0.678 म्यू नॉट एन आई अपॉन ए। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल मतलब क्या है, उसका एप्लीकेशन, उसके मैग्नेटिक फील्ड का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, एंड उससे रिलेटेड ये दो वैल्यूज, बस आपको यही लर्न करना है, यही रिमेंबर करना है रिलेटेड टू हेल्महोल्ट्ज कॉइल। ठीक है, क्लियर? चलो, अब इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 से पहले हमें यहाँ पे डिस्कशन देखना था अबाउट बायोट-सैवर्ट्स लॉ। अब उससे रिलेटेड बस एक लास्ट पॉइंट बचा है, उसके बाद फ्रॉम कल का लेक्चर हम डायरेक्टली एम्पियर्स लॉ डिस्कस करने वाले हैं, एंड ये है बायोट-सैवर्ट्स लॉ फॉर मूविंग चार्जेस। बायोट-सैवर्ट्स लॉ फॉर मूविंग चार्जेस, मतलब कि हमने बायोट-सैवर्ट्स लॉ पढ़ा था फॉर करंट कैरिंग कंडक्टर, लेकिन अगर आपको एक सिचुएशन दी है कि जहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर की बजाय एक चार्ज है एंड वो चार्ज मोशन परफॉर्म कर रहा है, अ चार्ज इज इन मोशन, इस तरह की सिचुएशन अगर प्रोवाइड की आपको, तो आपको क्या करना है, बस जो हमारा फॉर्मूला था बी वेक्टर
उसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये सेम रहेगा। बस यहाँ पे जो कंडीशन है हम करंट लेते थे उसको रिप्लेस करके हमें चार्ज लेना पड़ेगा और इसके साथ ब्रैकेट में आएगा v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाय r का क्यूब। ठीक है, तो ये बनेगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज विच इज इन मोशन बाय यूजिंग बायोट-सैवर्ट्स लॉ। ठीक है, अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है सबको मालूम है। क्यू का मतलब क्या है, चार्ज जो मोशन परफॉर्म कर रहा है। वी मतलब जो चार्ज मूव हो रहा है उसकी मूव होने की वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर क्रॉस प्रोडक्ट दिया है तो हम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू वी साइन थीटा। अब यहाँ का आर यहाँ का आर कैंसिल होके ये सिर्फ आर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये फॉर्मूले में Q का वैल्यू जो है वो मैग्नीट्यूड एंड साइन के साथ हम पुट करेंगे, वेलोसिटी दी जाएगी और आपको जो एंगल है जैसे कि चार्ज इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है यानी ये v वेक्टर की डायरेक्शन है एंड जहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन अपन फाइंड कर रहे हैं पॉइंट P वो इधर है, तो इन दोनों के बिटवीन का एंगल मतलब यहाँ पे थीटा लेना पड़ता है। ठीक है, तो देखो बेटा एकदम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके ऊपर एश्योरिटी के साथ मतलब हम कॉन्फिडेंटली 100% बोल सकते हैं कि एक क्वेश्चन आता ही आता है और वो जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करने के लिए जो डेटा रिक्वायर्ड है वो पूरा का पूरा कल के एंड आज के लेक्चर में इंक्लूडेड है। तो कल का आज का लेक्चर फिर से देखो एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इससे रिलेटेड डेटा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सारा कलेक्ट करके आपको मॉड्यूल में प्रोवाइड किया है। तो गो थ्रू इट एटलीस्ट 3 टाइम्स ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सॉल्व भी एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन की भी। ठीक है, तो आज कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 तक का पार्ट आपको 100% जो कल नहीं हुआ था, कल पेंडिंग रह रहा था, वो कंप्लीट करना है। कल के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट एम्पियर्स लॉ जो बहुत सिंपल है, अगर ये परफेक्ट और ये अच्छे से क्लियर हो गया तो। ठीक है, सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर। थैंक यू।